Now, the next attribute of being a good requirement is that the requirement should be a consistent. अब कंसिस्टेंसी का ताल्लुक किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग डेटाबेसेस से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है. इसका पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है. इससे मुराद ये है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुराद ये है कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लिख देनी जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. यानी आपने एक रिक्वायरमेंट लिखी और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट कर ली अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, देन यू कीप ऑन राइटिंग अनदर रिक्वायरमेंट. आपने दो रिक्वायरमेंट्स और लिखी और उन दो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी आपने स्टेक होल्डर से आपने ओनरशिप ले ली, उनसे कंफर्मेशन ले ली. लेकिन आपने अगर तीनों रिक्वायरमेंट्स को होलिस्टिकली नहीं देखा, मतलब आइसोलेशन में देखा है, अलग अलग करके देखा है, यानी आपने ये नहीं देखा कि क्या मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 और रिक्वायरमेंट नंबर 2 ऐसी बाइंग तो नहीं ले लिया जो एक वक्त में दोनों का इंप्लीमेंट होना इम्पॉसिबल है. इससे मतलब ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ आइसोलेशन में देखा है, आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी. यानी यू हैव नॉट कनेक्टेड द डॉट्स के एट द एंड ऑफ द डे जब कंप्लीट सिस्टम के अंदर दोनों या तीनों रिक्वायरमेंट्स साइमल्टेनियसली रन होंगी तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन. तो कंसिस्टेंसी का फीचर जो है या कंसिस्टेंसी का एट्रीब्यूट बेसिकली ये कहता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को आइसोलेशन में नहीं देखना. यू नीड टू टेक द कंप्लीट बिगर पिक्चर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स. अमूमन ये होता है कि आप एक एक करके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर या डिफरेंट फीचर्स के ऊपर क्लाइंट का बाइन आप लेते जाते हैं एंड यू स्टार्ट विद द डिजाइन एंड द डेवलपमेंट जस्ट टू सेव द टाइम. कि फॉर एग्जांपल अगर 10 फीचर क्लाइंट ने कहे हैं तो आपने अब 5 फीचर्स के ऊपर क्लाइंट का बाइन लिया, इंटरनल स्टेक होल्डर अपनी जो टीम है उससे बाइन लिया एंड देन यू स्टार्ट विद, आपने कहा चलो ये 5 की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं. इन द मीन टाइम हम रिमेनिंग 5 की रिक्वायरमेंट गैदर कर लेंगे जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जिस वक्त डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो आप हैं फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नंबर 6 के ऊपर उसे क्लैरिफाई करते जा रहे हैं क्लाइंट के साथ, तो ना चाहते हुए भी आप रिक्वायरमेंट नंबर 6 ऐसा कमिट कर गए हैं जो फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नंबर 3 के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी. और रिक्वायरमेंट नंबर 3 वो रिक्वायरमेंट है जो करंटली इन एग्जीक्यूशन है या नियरली इन एग्जीक्यूशन है. तो आपने रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके नहीं देखना, यानी आइसोलेशन में नहीं देखना. यू हैव टू पुट द रिक्वायरमेंट्स इनटू द बिगर पिक्चर. आपने ये देखना है कि अगर 5 रिक्वायरमेंट के साथ मैं रिक्वायरमेंट नंबर 6 को रन करूंगा या इंप्लीमेंट करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रिक्वायरमेंट नंबर 6 को पूरा करते करते लेट्स सपोज मैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 को निगेट कर गया हूं. यानी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं रिक्वायरमेंट नंबर 6 को उस वक्त तक कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक मैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 को अनडू ना करूं. यानी जो मैंने कमिट किया रिक्वायरमेंट नंबर 3 में वो मैं कहूं कि मैंने गलत कमिट किए तो फिर तो रिक्वायरमेंट नंबर 6 डिलीवर हो सकती है, अदरवाइज अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये एक्चुअली बहुत एक और किस्म का डेडलॉक क्रिएट हो जाता है. क्लाइंट कहते हैं कि या तो मैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 मैंने गलत बताई है या इनको गलत समझ आई है या रिक्वायरमेंट नंबर जो 6 है वो भी समझ नहीं आई, यानी देयर इज अ सस्पिशन, लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है एक्चुअली. तो क्लाइंट बहुत स्केप्टिकल हो जाता है बिफोर कमिटिंग ईदर रिक्वायरमेंट्स, ईदर स्कोप, ईदर डेमोस. तो एक्चुअली कंसिस्टेंसी का फैक्टर बहुत मैटर करता है जब आप बेसिकली होलिस्टिक पिक्चर पे जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी आपका मतलब ये है कि आपने पिक्चर को बिगर पिक्चर में देखना है, रिक्वायरमेंट्स को आपने एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है. पॉइंट नंबर 2 कि आपने वोकैबुलरी सेम यूज करनी है. तो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग योर डिस्कशंस यू शुड नॉट बी रेफरिंग टू डिफरेंट नेम्स. अब इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आई कि कोई कस्टमर सपोर्ट का प्रोसेस है जो कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग में है या किसी भी फूड चेन के अंदर है या क्रेडिट कार्ड्स में है व्हाटसोएवर. तो रिक्वायरमेंट ये आई कि द कस्टमर सपोर्ट शुड बी ITIL कंप्लायंट. अब ITIL जो है ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड का नाम है जो ये मेक श्योर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है किसी भी कस्टमर सपोर्ट को या किसी भी सपोर्ट के प्रोसेस को रन करने के लिए वो इन प्लेस है कि नहीं. तो अभी हम ITIL की डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें. दिस इज जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच इंश्योर कि क्वालिटी कस्टमर सर्विस या क्वालिटी सर्विस अगर किसी कंपनी ने ITIL कंप्लायंस कर ली है तो उसके अंदर क्वालिटी का फीचर इनबिल्ट
इम्प्लिसिटली हो जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट ये आई, द नेटवर्क सपोर्ट शुड बी ISO ITIL 3.0 कंप्लाइंट। अब वोकेबलरी एक्चुअली डिफरेंट यूज हो गई, यानी अब क्वेश्चन ये हो गया या कंफ्यूजन ये हो गई कि इज ITIL एंड ITIL 3.0 सेम और डिफरेंट? क्योंकि अगर डिफरेंट है तो इट शुड हैव बीन मेंशन, अगर सेम है तो उस केस में ही बताएं। तो बेसिकली कंफ्यूजन हो गई। तो अब वोकेबलरी डिफरेंट हो गई कि क्या ITIL और ITIL 3.0 बोथ आर सेम और डिफरेंट? अगर सेम है तो उसका मतलब कुछ और है, अगर डिफरेंट है तो उसका मतलब कुछ और है। द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली वोकेबलरी डिफरेंट यूज हो रही है, अगर यूज हो रही है तो इसका बेहतर हल ये है, यानी मैंने इन रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो द कस्टमर सपोर्ट शुड बी ITIL 3.0 compliant, and the requirement number 2 will remain the same. The network support should be ISO-ITIL 3.0 compliant. या तो ये कर लें या फिर 3.0 हटा दें बिल्कुल से। तो दिस इज फर्स्ट वर्जन और वन डायमेंशन ऑफ करेक्टिंग द सेम रिक्वायरमेंट जो भी हमने अभी डिस्कस की है। तो द करेक्टनेस बेसिकली ये है कि आपने वोकेबलरी का मल्टीपल, यानी एक ही वर्ड का मल्टीपल यूज नहीं करना। एट टाइम इससे बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए जब भी हम कोई RS लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉमन वोकेबलरी को डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई RS पढ़ेगा तो वोकेबलरी विल बी कॉमन। तो पीपल विल नॉट कीप ऑन डूइंग द गेस वर्क कि ITIL का मतलब क्या है, ITIL 3.0 का मतलब क्या है। अगर डिफरेंट मतलब है तो लिखें, अगर डिफरेंट मतलब नहीं है तो इसका मतलब कुछ आपने लिखने में गड़बड़ कर गए, ओवरराइट कर गए, ओवरवेलम हो गए लिखते, कोई चीज आप कंफ्यूज कर गए।